वेलकम आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीपीएस मंत्रा में। आज फिर आप लोगों के बीच साइंस का क्लास 2 लेकर के आए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन कराया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और उससे रिलेटेड हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तल दर्पण के लिए सत्य है ना। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक है, दर्पण के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग 3 तरह के दर्पण पढ़ेंगे यहाँ पे। एक आपका मिलेगा पढ़ने के लिए समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा आपको मिलेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, और तीसरा आपका है उत्तल दर्पण। और सबसे पहली बात ये जानिए कि दर्पण में जो होता है, हम लोग ये पढ़ेंगे, हम लोग का चैप्टर है एक ऑप्टिक्स करके आता है, प्रकाशिकी है ना, इसको बोलते हैं प्रकाश। तो इसमें आपको परावर्तन के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो दर्पण में जो होता है वो परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन, है ना, परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन के बारे में देखिए, सबसे पहले हम लोग दर्पण में जानते हैं। दर्पण में तो समझ में आ गया कि क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। आपका देखिए समतल दर्पण जो है आपका, ये समतल दर्पण, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के दौरान, ठीक है, परावर्तन आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार से कि अगर एक मिरर हम लिए हुए हैं, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। ठीक है, पीछे से पेंट है, यह इस प्रकार से मान लें पीछे से रंगीन किया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार समझिए कि मिरर है, एमसी मिरर दर्शाए हैं। तो क्या होता है कि कोई भी एक रे जो है, प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जब जाती है ना, ठीक है, तो दर्पण से टकरा करके वो आपस क्या होती है, लौट जाती है। प्रकाश की किरणें किसी भी चिकनी सतह से, ठीक है, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, वो वापस लौट जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे एक हम अभिलंब डालते हैं, तो इसको बोलते हैं आने वाली किरणें। क्या बोलते हैं? आने वाली किरणें, यानी आपतित किरणें। थोड़ा सा ये जान जाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपतित किरणें, और ये होता है लौटने वाली किरणें या जाने वाली किरणें, इसे बोलते हैं परावर्तित किरणें। ठीक है, परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरण। और ये आपका होता है एक प्रकार अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब हम लोग डाले हैं इसमें, है ना, बिंदु को मान लीजिए, इसको मान लीजिए पी, यो इस क्यू मान लीजिए। ठीक है, और इसको आप आर मान सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो होता है, जिस एंगल से ये जाएगा उसी एंगल से लौटता है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको आई मानते हैं, इसको आर एंगल मानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका मान और इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, ये तीनों क्या होता है, ये आपतन बिंदु इसको बोलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु जो आता है यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों एक ही तल में होता है। तो ये आपका परावर्तन के जो 2 नियम होते हैं वो हम आपको बता दिए कि आपतित किरण के दौरान और अभिलंब के, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, है ना। तो ये दोनों क्या होता है,
इक्वल होता है, बराबर होता है। ये परिवर्तन का पहला नियम है। और ये तीनों जो रेखाएं हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परिवर्तित किरण, ये तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, एक समतल में होते हैं। ये दूसरा नियम है। तो चलिए समतल दर्पण में देखिए क्या होता है। जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, आभासी, सीधा, ठीक है। और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है ना। ये समतल दर्पण में होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर हम करते हैं ताकि यार आपको हम बता सकें। अब थोड़ा सा अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण में थोड़ा सा आपको विशेष रूप से जानना है। इसमें होता क्या है कि दर्पण में जो है, अब वस्तु कहाँ रख रहे हैं इसके हिसाब से प्रतिबिंब बनता है। लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं आपको, इसमें वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। और आभासी भी बनता है, एक कंडीशन में बनता है। ठीक है, आभासी एवं सीधा भी बनता है, आभासी, सीधा, ठीक है। और छोटा भी है ना, छोटा भी बनता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से, ये चीज याद रखिएगा आप। तो इस चीज को जल्दी हम देखते हैं। वास्तविक का उल्टा और आभासी सीधा दोनों बनता है। यानी कि इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इसमें आपका वास्तविक भी बनता है, आभासी भी, ठीक है, बड़ा भी, छोटा भी, ठीक है, सीधा भी बनता है प्रतिबिंब, और उल्टा भी बनता है। ये जब आप एक चैप्टर पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण जो होता है आपका, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है, सीधा बनता है वस्तु से, और छोटा बनता है वस्तु से, है ना। ये आप याद रख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा आभासी बनता है प्रतिबिंब। आभासी माने कल्पना किया जाता है काल्पनिक रूप से, ठीक है। सीधा बनता है माने कि आप अगर वस्तु के इस प्रकार से रख रहे हैं कोई वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी ऐसा बनेगा, इसी तरह से बनेगा, ऐसा नहीं कि उल्टा बन जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। और एक कंडीशन में जो दर्पण का हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। तो एक अलग हो गया। अभी थोड़ा देखिए इसका उपयोग देखते हैं हम, कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसका, ठीक है। इसका उपयोग आप देख सकते हैं अवतल दर्पण का, जो आपका सेविंग आईना होता है ना, सेविंग जहाँ दाढ़ी बनता है, सेविंग दर्पण में दाढ़ी जहाँ बनता है, बाल बनता है ना, वहाँ पे होता है, ठीक है। हेडलाइट में होता है, गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है, गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है उसमें होता है। फिर टॉर्च में होता है, ठीक है। एक सेकेंड, टॉर्च में होता है। उसके बाद जो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ENT, ईयर नोज एंड टंग, या फिर बोल सकते हैं दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर, ठीक है, ये सब उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का, तो आपका अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से होता है रियर व्यू में, रियर व्यू देखने के लिए। इसमें क्या मैंने साइड जो मिरर होता है ना आपका, साइड मिरर, गाड़ियों में साइड मिरर होता है ना, उसमें उत्तल दर्पण का मुख्य रूप से उपयोग होता है, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना बहुत बड़ा होता है, जिससे दूर से आने वाली भी वस्तुएं क्या होता है, साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी हम लोग सब इसमें नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट था, जरूरत था इसके हिसाब से। चलिए जो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तल दर्पण के लिए सत्य है। यह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, नहीं, बिल्कुल गलत है ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा नहीं बनाता है, बल्कि आभासी बनाता है हमेशा। कैसा बनाता है, आभासी, है ना, आभासी प्रतिबिंब बनाता है।
तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। इसकी दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल सही। अभी तो बता के कहें कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। और साइड मिरर के रूप में क्यों होता है? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिससे पीछे से आने वाली सारी वस्तुएं दिखाई देते। तीसरा है, यह हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल गलत है, बड़ा नहीं बनाता है, बल्कि क्या बनाता है? छोटा बनाता है। ठीक है, और कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। यही तो आपको याद रखना है, बस इसी से हो जाएगा। इसका उपयोग टॉर्च में किया जाता है? नहीं। टॉर्च में किसका उपयोग किया जाता है जी? तो देखिए, आपको हम अभी बताए थे कि टॉर्च में किसका उपयोग किया जाता है। तो टॉर्च में देखिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया से, और इससे रिलेटेड और सारी चीजें हम लोग जाने हैं अभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिव करंट, है ना। आप दो तरह के करंट पढ़े होंगे, देखिए एसी और डीसी, एसी एंड डीसी। ठीक है, एसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, है ना। और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो यहां पे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार या उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। चलिए वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पहले एसी डीसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को घरों में जो लाइन आता है ना, जो हम लोग घरों में जो उपयोग हो रहा है लाइन, जो बोर्ड में हम लोग का लाइन आ रहा है, वो एसी में आता है। ठीक है, डीसी नहीं होता है, वो एसी में होता है। लेकिन जैसे हम फोन चार्ज कर रहे हैं, फोन में मेरा जो चार्ज हो रहा है, तो हम लोग का जो बैटरी है ना, उसको कैसा करंट चाहिए? डीसी चाहिए, डीसी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग के बीच में एक चार्जर होता है। क्या होता है? चार्जर जो हम लोग लगाते हैं, फोन का जो चार्जर होता है, तो फोन का चार्जर में जो है रेक्टिफायर लगा होता है। एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यही जो है ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा कि एसी से डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? रेक्टिफायर। ठीक है, एसी से डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। तो आप समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का। क्योंकि हम लोग घरों में जो करंट आता है वो कैसा रहता है? एसी रहता है। ठीक है, और फोन को चार्ज करने के लिए या अन्य जो उपयोगी सामान है उसको हम लोग जब चार्ज करते हैं तो उसमें डीसी करंट की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो उसमें रेक्टिफायर की जरूरत पड़ता है। जैसे चार्जर, जो फोन का चार्जर होता है ना, फोन का चार्जर, तो फोन का चार्जर में ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, फोन का चार्जर, क्या लिखा रहा है जी? फोन का चार्जर, है ना, इसमें रेक्टिफायर लगा होता है जो कन्वर्ट करता है। उसी तरह से देखिए डीसी करंट को, डीसी को एसी में बदलने का काम जो करता है वो होता है आपका, वो कौन होता है? उसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या बोलते हैं? इन्वर्टर, जो घरों में लगाया जाता है इन्वर्टर, है ना। देखिए इसको समझिएगा, डीसी से एसी में सोलर पैनल, आप देखेंगे सोलर पैनल से जो लाइन जलता था, सोलर पैनल जो है उसमें एसी करंट नहीं होता है, वो डीसी करंट रहता है ना। तो डीसी करंट माने इसे बैटरी में जा रहा है लाइन, क्या हो रहा है? बैटरी चार्ज हो रहा है। ठीक है, या फिर कहिए कि आपके घरों में जो लगा हुआ रहता है इन्वर्टर बैटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो हमारे घर में एसी करंट आ रहा है, एसी से ये बैटरी चार्ज हो रहा है। यानी कि एसी से पहले किस में जा रहा है? डीसी में जा रहा है, बैटरी में जा रहा है। यानी कौन सा करंट बैटरी में जा रहा है? डीसी करंट जा रहा है। तो डीसी करंट जाने के लिए पहले क्या चाहिए? पहले चार्जर लगा रहता है इसका। ठीक है, तो चार्जर क्या होगा? रेक्टिफायर लगा होगा चार्जर में। तो पहले एसी से डीसी में जाएगा। अब क्या करता है कि बैटरी चार्ज हो जाता है। तो जब लाइट कट जाता है घरों का, तो ये बैटरी जो है हमारे घरों में लाइट प्रदान करता है। क्या बैटरी में तो डीसी लाइट है, बैटरी में कौन सा लाइट एब्जॉर्ब किया? ये इसमें कौन सा करंट जो है स्टोर है? डीसी। अब क्या करेगा कि घरों में तो डीसी से जलेगा नहीं, है ना। घरों में किस प्रकार का करंट चाहिए? एसी। तो क्या होगा?
कि इस बैटरी से जुड़ा होता है एक इन्वर्टर। क्या जुड़ा होता है? ठीक है, इन्वर्टर जो भी बोलते हैं इसको। तो ये इन्वर्टर जो है डीसी को किस में कन्वर्ट करता है? एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से आप ये चीज समझ गए होंगे। तो यहाँ से इतना ही आप याद रख सकते हैं कि एसी को डीसी में बदलने वाला रेक्टिफायर और डीसी को एसी में बदलने वाला इन्वर्टर। देखिए इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा निकोलो टेस्ला, है ना। एसी को जो खोज किया था, इसके बारे में जो बताया था वो निकोलो टेस्ला था। थॉमस एडिसन के बारे में जानते हैं कि जो आपका विद्युत बल्ब है इसके बारे में बताया था। सर आइजैक न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया है, ठीक है। उसके बाद माइकल फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया है, उसका खोज किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, है ना। आपके बीच में क्या है? चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका मिलान करने वाला। सोनार है, रडार है, एमआरआई है ना। तो आपका सोनार ये जो है परासरक तरंगे से है, रडार आपका रेडियो तरंगे से है, और एमआरआई चुंबकीय अनुनाद। इसका फुल फॉर्म ही होता है मैग्नेटिक क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस, है ना। अनुनाद हिंदी में बोलते हैं हवाई से, ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है, उसके बाद देखिए तीनों का फुल फॉर्म आप लिखिए। सोनार, ठीक है। सोनार का क्या फुल फॉर्म होता है जी? साउंड, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होता है ना। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, सोनार का। उसके बाद आप देखिए रडार का क्या फुल फॉर्म होता है? रडार, ठीक है। रडार का फुल फॉर्म आप देखिए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ऐसे ही लिखाता है शायद ना, कि RE होता है, कुछ ऐसे होता है, रेंजिंग। उसके बाद आप देखिए एमआरआई का भी फुल फॉर्म जानिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक, ठीक है, रेजोनेंस। कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है, इमेजिंग। चलिए देखिए तो आपका ये हो गया सोनार का हो गया, ये रडार का हो गया, ये एमआरआई का हो गया। एमआरआई आप सुने होंगे डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब आपका एक्सरे या सीटी स्कैन में कोई चीज पता ना लगता हो कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एमआरआई किया जाता है ना। एमआरआई इसी को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ होता है ना हिंदी में। चलिए तो इसका आंसर तो तीनों हो जाएगा, है ना, तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 19 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले समझ सकते हैं ये ध्रुवन, विवर्तन, प्रवर्तन, अपवर्तन, है ना, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा,
ये ध्रुवन, या देखिए यहाँ लिखा हुआ है विवर्तन, ठीक है, या एक होता है व्यतिकरण, उसके बाद आपका परावर्तन, से कुछ कुछ जो घटनाएं हैं, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन ना, प्रकीर्णन ऐसे लिखा था जी, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन जैसे भी हो, भूल भी जाते हैं, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन ऐसे ही कुछ होता होगा, प्रकीर्णन है ना। और उसके बाद और क्या होता है, वर्ण विक्षेपण भी शायद अब देखते होंगे, वर्ण विक्षेपण, वर्ण, ठीक है। किसको घटनाएं अब जानिए, देखिए ये ध्रुवन जो होता है पोलराइजेशन, ये प्रकाश में होता है, किसी में घटना होता है प्रकाश में होता है, ठीक है, ये भी प्रकाश की घटना है, ये भी है, ठीक है, ये भी प्रकाश का परावर्तन आप पढ़े हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो ये घटनाएं सिर्फ किससे रिलेटेड है, प्रकाश से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो है परावर्तन, ये ध्वनि का भी है, ठीक है, तो आपको परावर्तन पूछेगा, ध्वनि का भी परिवर्तन होता है और प्रकाश का भी परिवर्तन होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्वनि तरंगे ध्रुवन प्रदर्शित नहीं करती है, हाँ, तो ध्वनि तरंगे जो है ध्रुवन प्रदर्शन नहीं करता है, कौन करता है, प्रकाश तरंगे करता है ना, तो कहीं ना कहीं नहीं करता। अगर ये क्वेश्चन रहता कि करती है तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पहले ही लिख दिया कि नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं ये सही है। दूसरा कहता है कि प्रकाश तरंगे विवर्तन प्रदर्शित नहीं करती, लेकिन नहीं कह रहा है, ठीक है, कि प्रकाश तरंगे विवर्तन नहीं करता, लेकिन हम क्या लिखाएं कि प्रकाश तरंगे जो है ध्रुवन भी करता है, विवर्तन भी करता है, व्यतिकरण, प्रवर्तन सब करता है इसमें। ये तो आंसर गलत है ना, ये तो नहीं कह रहा है लेकिन जबकि करता है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, एक सही होगा। तो कुछ कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं कि कौन सी घटना किस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा, है ना, देखिए कहता है घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल जो है हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। तो आप जैसे कोई भी चीजें है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये सतह है आपका, ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु रख रहे हैं, इसको इस पर लुढ़का रहे हैं या जा रहा है, तो अगर घर्षण नहीं होगा आपका तो कहीं रुकेगा ही नहीं, चलते रहेगा चलते रहेगा। तो घर्षण इसके विपरीत ही तो लगता है ना, इधर इसको धीरे 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 क्या होता है कि धीरे धीरे गति को कम करते 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 एक समय क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉप कर देता है, क्या करता है, तो स्टॉप कर देता है। और नहीं तो अगर इसी साइड में लगेगा, इस साइड में ना लग के घर्षण इसी के इधर गति कर रहा है, ये तो ऑलरेडी इधर जा ही रहा है, और इसका घर्षण भी इधर के ही लगे, तो कभी स्टॉप होगा, हमेशा मूव करते रहेगा, है ना, कंटिन्यू गति करते रहेगा। तो घर्षण क्या होता है कि किसी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है, इसीलिए तो वो रुक जाता है, स्टॉप होता है, ठीक है, और ये जरूरी भी है, नहीं तो व्यक्ति क्या होगा, चलते रहेगा। तो कहने का ये सही है। दूसरा है स्नेहक का उपयोग घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखिए घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है, अब बताइए स्नेहक माने क्या होता है, कोई भी ऐसा मलहम या लुब्रिकेंट्स वाला जो चीजें होता है, चिकना जो चीजें हैं, चिकना चीजें है ना, स्नेहक माने क्या होता है जी, चिकना चीजें, क्या होता है, चिकना चीजें। तो बताइए कि चिकना चीजों पे घर्षण ज्यादा होगा, नहीं, घर्षण ज्यादा किसमें होता है, घर्षण जो है आपका वो ज्यादा होता है रुखरा चीजों पे। किस पे होता है, उब्बर खाबर जो होता है ना, उब्बर खाबर, ये कह सकते हैं इसको खुरदुरा बोल सकते हैं, अच्छे अपने शब्दों में इसको बढ़िया शब्द लिख सकते हैं हम लोग, खुरदुरा, खुरदुरा है ना, खुरदुरा सतह पे घर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और अगर चिकना सतह रहेगा, चिकना पे घर्षण क्या होगा, कम होगा, घर्षण क्या होगा,
कम होगा। इसीलिए चिकना सतह पर आप चलिएगा ना तो फिसल जाइएगा, गिरने का डर होता है, चिकना प्लेन, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। बॉल बेरिंग सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए दो तरह का होता है, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, इस प्रकार से लुढ़कते 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 जाना है ना, एक होता है स्लाइडिंग, इस प्रकार से स्लाइडिंग तरह सकना। तो क्या करता है, जो बॉल बेरिंग होता है वो आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको किस में बदल देता है, रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है। तो ये सही है, कहीं ना कहीं इसका आंसर 1 और 3 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि पृथ्वी का व्यास दोगुना हो जाए लेकिन द्रव्यमान वही रहे तो किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए। चलिए देखते हैं। पृथ्वी का व्यास दोगुना पूछ रहा है, कह रहा है कि व्यास अगर दोगुना हो जाए तो द्रव्यमान वही, और द्रव्यमान में कोई चेंजिंग ना हो, द्रव्यमान वही रहे तो किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसको जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, mg, ठीक है, या mg ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। mg बराबर एक फॉर्मूला होता है g कैपिटल M स्मॉल m और बटा r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो mg होता है ना वो W का फॉर्मूला होता है, W यानी वेट, भार बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। भार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान गुने त्वरण। W वेट यानी कि भार का ये कर रहा है, ई जो है से द्रव्यमान, ठीक है, और जी से गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं इसको, गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए mg को हम W से भी लिख सकते हैं, W बराबर g m और बटा r स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी के व्यास को हम दोगुना करेंगे, तो व्यास को दोगुना करेंगे मतलब त्रिज्या क्या होगा, हैं। व्यास को अगर दोगुना आप कीजिएगा तो त्रिज्या भी तो होगा ना, त्रिज्या क्या होगा, वो भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। जितना व्यास बढ़ेगा उतना तो त्रिज्या बढ़ेगा। अगर व्यास आपका 14 है, ठीक है, तो त्रिज्या इसका क्या होता है जी, आधा होता है ना, 7 है। लेकिन अगर 14 को 28 कर देंगे तो ये भी तो 14 होगा, यानी कि अगर इसको हम 2 गुना कर रहे हैं तो ये भी देखिए 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो बस वही चीज है कि त्रिज्या भी दोगुना होगा अगर व्यास दोगुना होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग आगे जब फिल करेंगे और भरेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्या प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव नहीं पड़ता है, समझे। तो आइए देखते हैं। अभी फिलहाल आपका ये है, सपोज हम इसको मानते हैं, इस प्रकार से एक फॉर्मूला है, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे, जब व्यास दोगुना होगा, व्यास क्या होगा, 2 गुना होगा हो, तो त्रिज्या भी क्या होगा, त्रिज्या शॉर्ट में लिख देते हैं या लिख देते हैं त्रिज्या, है ना। त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। उफ, एक सेकेंड, गुना क्यों लिख रहे हैं, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका यही है। चलिए W था, हम लोग W डैश करके निकालते हैं, तो जी एम, और आपका एम में तो कोई बदलाव नहीं है, तो क्या हम चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं है ना, तो द्रव्यमान को वैसा ही रहने देते हैं। अब देखिए नीचे जो त्रिज्या है आर, आपका आर क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा 2r, और इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो ऊपर में जी एम कैपिटल और स्मॉल m और हो जाएगा 4r स्क्वायर, होगा ना जी, 4r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा।
देखिए आपके सामने जो मक्खी आ रहा है इसके वजह से बोर्ड जैसे क्या हो रहा है, इधर उधर थोड़ा हिल रहा है, तो इसी को थोड़ा हम अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो डब्ल्यू डैश बराबर क्या निकल के आएगा, जी एम और बटा में आर स्क्वायर, इसी को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो बस यही चीज आपको समझना था। ये तो ऑलरेडी आपका फॉर्मूला है ही है ना फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला था आपका, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, पहले आपका ये था, लेकिन जब हम व्यास को दोगुना किए त्रिज्या 2 गुना हो जाएगा अपने आप, जब ये 2 गुना होगा तो त्रिज्या अपने आप 2 गुना हो जाएगा। और जब इसका हम मान भर के निकाले तो देखिए हमको 1/4 मिला, क्या मिला, 1/4। इससे साम होता है कि हमारा जो भार है, जो वेट निकाल कर लाए हैं हम, ठीक है, उस सामान्य भार से जब व्यास दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब और घटेगा, 4 गुना घट जाएगा, है ना, 1/4 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा कथन पृष्ठ तनाव के बारे में सही है। अच्छा क्वेश्चन है, समझे। 47 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप। पृष्ठ तनाव है ना, पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, याद रखिएगा, समझे, सरफेस टेंशन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पृष्ठ तनाव के बारे में पूछ रही है, अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण होता है। देखिएगा सहसंजक बल समझिएगा, है ना, एक होता है सहसंजक बल, एक होता है असंजक बल, ठीक है। उसके बाद दूसरा है तापमान बढ़ने में पृष्ठ तनाव घटता है। देखिए अगर हम कोई चीज अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है, तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। तो कहीं ना कहीं देखिए तापमान बढ़ेगा तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव घटेगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि तापमान जो बढ़ता है ना तो संसंजक बल में प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है इसका। ये दोनों कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, एक और है ना, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, ये भी सही है। जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसमें पृष्ठ तनाव एकदम शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, 1 2 3। और भी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्प्रिंग तुला पर एक बीकर में पानी रखा है, यदि हम अपनी उंगली पानी में डूबे तो तुला का पाठ्यांक। अच्छा क्वेश्चन है देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग बैलेंस पर एक बीकर में पानी रखा है, यदि हम अपनी उंगली पानी में डुबोए तो बीकर को छुए बिना तुला का पाठ्यांक क्या होगा, बढ़ेगा। एक है आर्किमिडीज का, जब आप सिद्धांत पढ़िएगा उत्प्लावन बल वाला, ठीक है, तो जैसे आप उसमें बताता है कि क्या है कि जो समान बल जो है, जितना हम नीचे बल लगा रहे हैं उतना ही ऊपर बल लगेगा, ऊपर जितना बल लगा रहे हैं वो आपका नीचे भी उतना ही बल लगेगा, ठीक है। इस हिसाब से क्या होगा कि उसका पाठ्यांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर के अंगों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा ऊतक, कौन सा टिश्यू जो है ये एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है ना, सुरक्षा करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारा ऊतक इसमें दिया है, संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, तो आपको समझने वाला चीज है ये क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए संयोजी उत्तक क्या होता है, एक प्रकार का संयोजन जो होता है, जैसे रक्त एक संयोजी उत्तक है ना। तो रक्त तो हमारा सुरक्षात्मक आवरण जैसा कुछ नहीं बना रहा है। पेशीय उत्तक इसमें मांसपेशियां आता है, ठीक है। उपकला उत्तक जैसे इसमें त्वचा आता है, तो त्वचा हमारा क्या है, सुरक्षा आवरण का काम करता है। तंत्रिका उत्तक में आपका, ठीक है, तंत्रिका में सब मस्तिष्क के सब आता है रिलेटेड चीजें। तो आपका उपकला उत्तक इसमें होगा, क्योंकि त्वचा इसी के अंदर आता है। त्वचा ही तो हमारा बाहरी परत है ना, जो सुरक्षा करता है अंगों को, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ईंधनों को उनके ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में लगाएं। लकड़ी, कोयला, एलपीजी, हाइड्रोजन। लकड़ी, कोयला, एलपीजी और हाइड्रोजन, है ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ऊष्मीय मान के बारे में बोल रहा है, ठीक है। और बढ़ते क्रम में किसमें, देखिए इसमें आपका दिया हुआ है लकड़ी दिया हुआ है, कोयला, एलपीजी और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। ऊष्मीय मान के बारे में हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा मान किसका होता है, हाइड्रोजन का। उसके बाद आपका एलपीजी का, उसके बाद कोयला का, उसके बाद लकड़ी का, नहीं सबसे कम लकड़ी का। इस हिसाब से देखिए आपका आंसर ये हो जाना चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का ही होता है। कांच को कठोर बनाने के लिए अनिलीकरण क्यों किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कांच को कठोर बनाने के लिए अनिलीकरण क्यों किया जाता है ना। 76 क्वेश्चन आप देखिए एक बार। चलिए देखिए, इसे रंग देने के लिए, बिल्कुल नहीं, रंगने से इसमें क्या मतलब है नीलीकरण का, है ना। धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया, इसे पारदर्शी बनाने की, धीरे धीरे ठंडा करना, ठीक है। पारदर्शी बनाने का इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पारदर्शी बनाने के लिए, पिघलाने के लिए भी नहीं है। हाँ, धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया भले होता है कि अनिलीकरण करने से क्या होता है ना, कि धीरे धीरे ठंडा करने से कांच टूटता नहीं है। क्या होता है, कांच टूटता नहीं है। तो बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए, कार्बन के यौगिकों को विशाल संख्या होने का क्या कारण है। तो कार्बन जो होता है ना, चतुसंयोजकता होता है जी, ये तो कंफर्म आपको पता है। उसके बाद श्रृंखलन, कार्बन कार्बन जुड़ने का गुण, ये भी सही है, ठीक है। सबसे विशाल संख्या ना, अधिक जो भी कंपाउंड है, सबसे अधिक कार्बन का कंपाउंड ही है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए आप कौन कौन सही होगा, ठीक है। तो हमको तो लग रहा है कि श्रृंखल बनाने का गुण सबसे अधिक किसमें होता है, बिल्कुल सही है। और चतुसंयोजक देखिए, कार्बन जो होता है ना, 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है इस प्रकार से। जैसे CH4 की हम बात करते हैं, इसका जब हम बनाएंगे तो हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है, इस प्रकार से चतुसंयोजकता होता है। या ये तो आपको हम बंधन बता दिए। और संयोजकता माने क्या होता है कि कार्बन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है 4 होता है, ठीक है। जैसे आप कार्बन का जो परमाणु संख्या 6 है, जब इसे आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 आता है। ये 4 आपका क्या होता है ना, न तो त्याग सकता है और न ही 4 ग्रहण कर सकता है, क्योंकि अष्टक पाने के लिए इसको 8 को चाहिए। तो 4 तो इसके पास है, 4 और चाहिए, तो कोई देना नहीं चाहेगा 4। तो ये देना चाहता है ना, इसको कोई देना चाहता है, तो क्या करता है, इस साझेदारी करता है। तो इसकी संयोजकता जो होता है, संयोजी वैलेंट जो होता है इसके पास, वो कितना होता है, ये जो होता है आपका 4 होता है ना। इसीलिए ये भी सही है। समवेतता देखिए, समवेतता सही कुछ चुने, तो समवेतता का भी इसमें होता है, ठीक है, कार्बन का समावयवी, तो सही हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचक के रंग परिवर्तन के संबंध में सही युग्म कौन सा है। सूचक के रंग परिवर्तन के संबंध में, अम्ल में नीला लिटमस। तो क्या होता है कि अम्ल में अगर हम नीला लिटमस डालते हैं, नीला वाला पत्र डालते हैं लिटमस का, नीले रंग का, तो वो लाल कर देता है, कल भी बताए थे। वही अगर यहाँ पे क्षार होता तो लाल को नीला कर देता है, जस्ट अपोजिट, है ना। तो आप इससे समझ सकते हैं। और बहुत सारे चीजें हैं आपको पढ़ने के लिए भी मिलता है इसमें, ठीक है। और अगर फिनोल्फ्थालीन देखिए, ये भी एक प्रकार का सूचक है, हल्दी भी सूचक है, ठीक है। तो अम्ल क्या करता है कि नीला लिटमस को लाल करता है, सही है।
क्षार जो है, क्षार में जब हम फिनोल्फिलीन को डालेंगे, ठीक है, तो फिनोल्फिलीन एक सूचक है, जब इसको क्षार में डाला जाता है यानी कि बेस में डाला जाता है तो रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, ठीक है। क्षार में जब हल्दी को डालते हैं तो भी रंग लाल भूरा हो जाता है, बिल्कुल सही, यानी कहीं ना कहीं इसका आंसर डी होगा, सब सही, कहीं ना कहीं इसका आंसर डी होगा, है ना, यानी कि सभी सूचक सही में है। अब देखिए आपका क्रियाशीलता के हिसाब से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, लोहा। आप देखिए इसको जो आप एक है ना, जो आपका जो टेबल है इस प्रकार से क्रियाशीलता सबसे अधिक किसका होता है, जो सबसे अधिक होता है पोटेशियम का होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएगा सबको आप बना पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ तो पोटेशियम नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें से चुनना है आपको। सोना क्या है, सोना है, लोहा है, ठीक है, तो सोना लोहा तो क्रियाशीलता के हिसाब से थोड़ा पीछे रहेगा, लोहा तो और कम, सोना तो बहुत ही कम है ना, इसमें तो खैर लोहा थोड़ा सा मान सकते हैं क्रियाशील होता है। उसके बाद मैग्नीशियम भी थोड़ा है, सबसे अधिक देखिए सोडियम है इसमें, तो सोडियम सबसे पहला स्थान पर आएगा, तो ये तो छट गया, ये भी छट गया, ठीक है, बच गया ये दोनों। अब देखिए सोडियम के बाद डायरेक्ट लोहा दे दिया, गलत है ये भी छट गया। सोडियम के बाद कौन होगा, मैग्नीशियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद सोना, कहीं ना कहीं ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभिकथन 80 का नंबर जो क्वेश्चन है इसमें, तो 80 नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका समझना है कि बर्फ का पानी में पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही। हम भौतिक परिवर्तन के बारे में पिछले क्लास में बताए थे कि वैसा परिवर्तन जो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए, यानी किसी गुणधर्म में उसमें कोई बदलाव नहीं हो, भौतिक गुणों के अलावा रासायनिक गुणों में कोई बदलाव ना हो, ठीक है। तो बर्फ पिघलेगा, पानी बनेगा, फिर पानी को हम जमाएंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये अभिकथन है आपका। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होता है, नहीं, ये गलत है, रासायनिक संगठन में बदलाव नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन में बदलाव नहीं होता है, जिसमें केवल अवस्था बदलती है। आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। तो आपका ये वाला बिल्कुल सही है, कथन ए क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो कहता है कि रासायनिक संगठन में बदलाव हो जाएगा, तो रासायनिक संगठन में बदलाव हो ही जाएगा, तो फिर वापस कैसे अवस्था में आएगा, नहीं ना आएगा जी। ए और आर दोनों सही है, गलती आर तो गलती है, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है भी है, आर जब गलत है तो दोनों सही होने की कोई सवाल ही नहीं है ना। फिर कह रहा है इसमें एक गलत है और आर सही है, ये तो पूरा गलत है। ये सही है और आर क्या है, गलत है, तो कहने कहीं आंसर आपका सी होगा। ये सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रतिक्रियन प्रयोग ने किसकी खोज की थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अल्फा कण वाला आप लोग पढ़े होंगे, जो एक चादर था, ठीक है, उस पर जो है प्रहार करवाया गया था, है ना, कुछ जो सीधे से साइड से जो भेजा था वो सीधे निकल गया था, साइड से भेजा सीधे निकल गया था, और ये जाने के बाद क्या हो गया, रिटर्न हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। चलते हैं, देखते हैं, देखिए तो ये बीच में जो है नाभिक होता है आपका, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वही है, आप ये समझ सकते हैं, परमाणु नाभिक, इसमें आंसर मारिएगा। और परमाणु नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, उदासीन होता है ना, कोई भी इस पर आज नहीं होता है। और ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो इतना डिटेल सभी आप लोग को पढ़ने की जरूरत है नहीं, बाकी बताएंगे बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, देखिए विस्फोटक नहीं है, RDX तो विस्फोटक ही है, इससे बड़ा विस्फोटक क्या होगा। डायनामाइट जो अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, कौन बनाया था जी, अल्फ्रेड नोबेल, ये भी विस्फोटक ही है। TNT ये भी विस्फोटक पदार्थ ही है, ठीक है। DDT नहीं है, DDT
नहीं है, तो आंसर आपका DDT होगा। DDT का क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और ये एक प्रकार का कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है ना। और बाकी ये सब जितना है सब विस्फोटक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। एंटासिड कैसे कार्य करता है? बिल्कुल सही, एंटासिड, इसका नाम है एंटासिड, है ना, एंटासिड। एंटी बोल सकते हैं या एंट प्लस एसिड बोल सकते हैं ना। क्या होता है ना कि एंटी होता है, एसिड का क्या होता है? उल्टा। अम्ल को क्या करता है? उदासीन करता है, अम्ल को खत्म करता है, अम्ल को खत्म करता है। देखिए अम्ल को खत्म करने वाला कौन है? यह पेट दर्द के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, नहीं, गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। यह बैक्टीरिया को मारता है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। एंजाइम को बढ़ाता है, नहीं, गलत है। यह पेट के अतिरिक्त जो अम्ल होता है, एक्स्ट्रा जो अम्ल होता है, उसे क्या करता है? उदासीन करता है, इसीलिए इसको एंटासिड कहते हैं। ठीक है, इनो वगैरह पीते हैं ना आप लोग, वही चाहिए। कार्डेटा, देखिए संघ जब पढ़िएगा आप तो कार्डेटा मिलेगा पढ़ने के लिए, और कार्डेटा जो होता है क्या है? ठीक है, तो कार्डेटा जैसे हम लोग जो है ना, मनुष्य जो है वो कार्डेटा संघ का ही प्राणी है। मनुष्य किसका प्राणी है? कार्डेटा का। तो हम लोग में पृष्ठ रज्जु होता है, बिल्कुल होता है। पृष्ठीय खोखली तंत्री रज्जु यानी ये होलो होता है, ये भी सही है। ग्रसनी गिल दरारे, ये भी होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट देखिए, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से किसके खिलाफ काम करते हैं? देखिए नाम में समझ में आ रहा है, बायोटिक्स, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, प्रतिजैविक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? प्रतिजैविक जो है बैक्टीरिया के खिलाफ। ठीक है ना। 110 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार। प्रतिजैविक जो होता है आपका एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, एकदम बिल्कुल सही है जी। वायरस जो होता है ना, सजीवों में भी होता है, निर्जीवों में होता है, दोनों अवस्था में मिलता है, दोनों अवस्था कड़ी में मौजूद होता है। बहुत खतरनाक होता है ये वायरस। ठीक है, वायरस में कोशिका भित्ति होती है, अब सोचिए वायरस में होता है कि नहीं होता है? कोशिका भित्ति तो आप लोग पढ़े होंगे कि पादप में होता है ना। कोशिका भित्ति वायरस में नहीं होता है। ठीक है, पादप में आपका कोशिका भित्ति होता है, कवक में भी होता है, जीवाणु में भी होता है ना, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो आपका ये दो गलत हो जाएगा। दो क्या होगा? गलत होगा। वायरस को प्रजनन के लिए एक जीवित मेजबान की आवश्यकता होती है। हाँ, भले वो दोनों अवस्था में रहता है कि सजीव अवस्था में भी या निर्जीव में, दोनों में हो जाता है, लेकिन वायरस एक से अधिक या मैक्सिमम संख्या में बढ़ाने में वृद्धि होता है किसमें? जब कोई उसको जीवित कोशिका मिल जाए, जीवित शरीर मिल जाए, तो ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता वह रक्त समूह है जिसमें, समझिएगा, ठीक है, ऐसे पिछले क्लास में हम बताए थे आपको। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, समझे? माने कि आप कह सकते हैं कि AB जो होता है, AB पॉजिटिव, एक होता है O नेगेटिव, ये होता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल डोनर, और ये होता है यूनिवर्सल, ठीक है, रिसिप्टर। मतलब इस सभी ग्रुप वाले, जितने भी ब्लड ग्रुप वाले हैं, सबसे खून ले सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, और ये जो है सभी को दे सकता है, ये सभी को दे सकता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है, कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता वह रक्त समूह है जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है ना कि एंटीजन होता है, एंटीजन तो होता ही है, दोनों होता है भाई, ए भी होता है, बी भी होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए तो सभी ग्रुप के ब्लड को ले लेता है। और एंटीबॉडी रहता तो रिएक्शन नहीं हो जाता। और इसमें क्या है कि एंटीजन ही नहीं होता है, इसमें एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए सबको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, आपका है डार्विन की प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल मंत्र क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। डार्विन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, है ना।
चलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आपका डार्विन के प्राकृतिक चयन में। देखिए डार्विन का एक बुक था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसको क्या बोलते हैं? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना जी, स्पीसीज। ये इसका एक बुक था डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत पर आधारित था। देखिए म्यूटेशन क्या होता है ना, एक होता है आपका म्यूटेशन, देखिए उपार्जित लक्षण। ये लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क। ठीक है, और इस दिया था ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज। और ये आपका दिया था डार्विन, याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन। योग्यतम की उत्तरजीविता इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक पुष्प के जनन अंगों के संदर्भ में सही युग में पहचाने। तो आपको थोड़ा सा तो जानना पड़ेगा इसमें। ठीक है, पुष्प का जो जनन अंग होता है, ठीक है, तो इसमें होता है नर और मादा में जो होता है, ठीक है, इसमें होता है पुंकेसर और इसमें होता है स्त्री केसर। क्या होता है? और स्त्री केसर में भी बहुत सारा होता है, इसको बोलते हैं पुमंग। इसमें होता है जायांग। ठीक है, तो इसमें जो होता है अंडक होता है, ठीक है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है, ये सब चीजें होता है ना। तो आपका इसमें कह रहा है सही युग में पहचान। पुंकेसर मादा जननांग है तो गलत है। पुंकेसर क्या हो जाएगा? नर जननांग है ना। अंडक नर जननांग है, ये भी गलत हो जाएगा। परागकोश परागकण का निर्माण करता है, ये सही है। वर्तिकाग्र बीज का निर्माण करता है, जी गलत। वर्तिकाग्र बीज का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। टीकाकरण के सिद्धांत के बारे में सही कथन चुने। टीकाकरण, देखिए 140 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, 140 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, उसमें देखिए आप क्या है, टीकाकरण में वैक्सीनेशन। क्यों वैक्सीन पड़ता है? यह शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडी को नष्ट करता है। एंटीबॉडी को नष्ट कर देगा तो आप समझते हैं, और पूरा शरीर जैसे क्या हो जाएगा जी, पूरा का पूरा जैसे बीमारी ग्रस्त हो जाएगा। यह शरीर की रोगजनक को खिलाफ मेमोरी बी सेल्स बनाने में मदद करता है। हाँ ठीक है, रोगजनक के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, तो यही सही है। एडवर्ड जेनर ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने पोलियो वैक्सीन का नहीं किया था, चेचक का किया था। एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारा बताएंगे। पोलियो वैक्सीन का किया था जॉन इसाल किया था। तो एडवर्ड जेनर किसका खोज किया था? चेचक के टीका का। यह केवल जीवाणु जनित रोगों के लिए काम करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि जीवाणु विषाणु सबके लिए काम करता है। भाई भी आया था, कोरोना वायरस आया था, उसका वैक्सीनेशन नहीं लगा था तब। तो आज के क्वेश्चन चाहिए समाप्त। ठीक है, और आपको ये क्लास देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू। आप बने रहिए, अच्छे से अच्छे आपके बीच में प्रश्नों का संग्रह लेके आया जाएगा। 25-25 सेट करके आपको सारे साइंस के जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा।